दोस्तों CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स की ऐसी प्रोविज़न के बारे में जिसने कि इनकम टैक्स पेयर को टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि ये नई प्रोविज़न है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स एप्लीकेबल है। दोस्तों, यदि आप अपने सप्लायर को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आपके ऊपर बड़ा बर्डन आ जाएगा। तो ये वीडियो बिजनेसमैन और अकाउंटेंट को देखनी ज़रूरी है ताकि वो इसकी कंप्लायंस कर सकें। और यदि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या ऑडिटर हैं तो आपको ये वीडियो देखनी और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको इसकी नॉन कंप्लायंस को चेक करना है और इसकी रिपोर्टिंग ना सिर्फ टैक्स ऑडिट में होगी बल्कि बैलेंस शीट में भी आपको करनी होगी। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं इस प्रोविज़न को डिटेल में। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए CS सतबीर सिंह टैक्स हिल के नाम से। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में पिन कर दिया गया है। इससे आपको इनकम टैक्स की रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 43B दिया गया है जो कि बताता है कि इनकम टैक्स में कौन सी डिडक्शन आपको पेमेंट बेस पे मिलती है। दोस्तों, इस सेक्शन में क्लोज H जो है वो ऐड किया गया है जो कि यह बताता है कि 1 अप्रैल 2024 से, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 असेसमेंट ईयर 24-25 ऑनवर्ड्स, यदि आपका कोई सम पेबल है माइक्रो या फिर स्मॉल एंटरप्राइज को, तो ड्यू डेट के बाद जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम डेवलपमेंट एक्ट 2006 में दिया गया है टाइम लिमिट, उसके बाद यदि कोई सम पेबल है तो उस केस में वो डिडक्शन आपको तभी मिलेगी इनकम टैक्स में जिस साल में आप उसकी पेमेंट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे खास बात ध्यान देने वाली ये है कि नॉमिनी 43B में जो एक्सपेंसेस मेंशन किए गए हैं उनकी डिडक्शन आप पेमेंट बेस पे क्लेम कर सकते हैं। ये पेमेंट आप इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट से पहले यदि कर देते हैं तो आप उसी साल में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं एक्रूअल बेस पे। लेकिन दोस्तों, ये जो MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत जो आप पेमेंट करेंगे उसकी डिडक्शन आपको तभी मिलेगी जिस साल आप ये पेमेंट करेंगे एज पर MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो इस प्रकार यहाँ पे जो इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है वो नहीं आपको लेनी है, बल्कि MSME डेवलपमेंट एक्ट 2006 में जो टाइम लिमिट दिया गया है उसके अंदर ही आपको पेमेंट करनी है, तभी आपको डिडक्शन मिलेगी। अदरवाइज आपको नेक्स्ट ईयर जिसमें कि आप ये पे करेंगे अमाउंट उस साल में डिडक्शन मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे आपके समझना ज़रूरी है कि माइक्रो एंटरप्राइज क्या है, स्मॉल एंटरप्राइज क्या है। दोस्तों, चलिए चलते हैं इनकी डेफिनेशन की तरफ। दोस्तों, माइक्रो एंटरप्राइज का मतलब है नेट इन्वेस्टमेंट जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी की इक्विपमेंट में एक्सीड नहीं करती है 1 करोड़ से ज़्यादा, और जहाँ पे कि टर्नओवर जो है 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं करती है। ऐसे सप्लायर को आप माइक्रो एंटरप्राइज के अंतर्गत कैटेगराइज करेंगे। और स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब है जहाँ पे कि नेट इन्वेस्टमेंट प्लांट और मशीनरी या इक्विपमेंट में 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और जहाँ पे कि टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। तो दोस्तों, इन दो कैटेगरी के अंतर्गत यदि आपके सप्लायर आते हैं जिनसे कि आप परचेजेज करते हैं तो उस केस में आपको इनकी टाइमली पेमेंट करनी होगी, अदरवाइज आपको डिडक्शन उसी साल मिलेगी जिस साल आप इसकी पेमेंट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए जानना ज़रूरी है कि माइक्रो एंटरप्राइज स्मॉल एंटरप्राइज के लिए यहाँ पे उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। यदि उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं ली हुई है तो MSME के अंतर्गत क्वालिफाई नहीं होंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए आपने परचेजेस कर ली हैं, उस वक्त सप्लायर के पास MSME एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं थी, बाद में ली है, तो जो परचेजेस आपने पहले कर ली है वो सेक्शन 43B क्लोज H की इस प्रोविज़न के अंतर्गत कवर नहीं होगी। उसकी पेमेंट आप एक्रूअल बेस पे क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके सप्लायर ने MSME में रजिस्ट्रेशन ले ली है, उसके बाद आपको सप्लाई किया है और वो माइक्रो एंटरप्राइज है या स्मॉल एंटरप्राइज है, तो उस केस में यदि आप उसे टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो उस केस में आपने जो परचेजेस की हैं वो अलाउ नहीं की जाएंगी। जिस साल आप इसकी पेमेंट करेंगे उसी साल आपको उसकी डिडक्शन अलाउ की जाएगी। दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सप्लायर माइक्रो एंटरप्राइज के अंतर्गत रजिस्टर्ड है स्मॉल एंटरप्राइज के अंतर्गत? तो आप दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा MSME को बताया गया था कि वो अपने इनवाइस पे, बिल पे
ऑर्डर शीट पे ये ज़रूर मेंशन करें कि वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन है, जिससे कि बायर को ये आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए कि वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उन्हें टाइमली पेमेंट की जा सके। तो आप ये इंश्योर कीजिए कि आपका जो सप्लायर है वो बिल के अंदर या डॉक्यूमेंट के अंदर ये मेंशन करे कि वो एमएसएमई एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। दोस्तों, आपको ये देखना है कि क्या आपका एग्रीमेंट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के साथ। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो उस केस में आपको 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस से। लेकिन दोस्तों, यदि आपका एग्रीमेंट है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज के साथ तो आपको 45 दिन के अंदर पेमेंट करनी होती है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से या फिर डीम्ड एक्सेप्टेंस से। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवाइस रेलेवेंस नहीं है, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस रेलेवेंट है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि डेट ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब है जिस दिन गुड्स डिलीवर कर दी जाती हैं या फिर सर्विस रेंडर कर दी जाती हैं। लेकिन यदि बायर का ऑब्जेक्शन है गुड्स की डिलीवरी से रिलेटेड या फिर सर्विस से रिलेटेड तो 15 दिन के अंदर अपने जो ऑब्जेक्शन है वो दे सकता है, और इस केस में सप्लायर जब ऑब्जेक्शन रिमूव कर देगा उस दिन डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो है वो मानी जाती है। तो यदि कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं की जाती है तो डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स से 15 दिन के अंदर जो है डीम्ड एक्सेप्टेंस मान ली जाती है। दोस्तों, चलिए समझते हैं कि आपको ड्यू डेट पेमेंट की कैसे कैलकुलेट करनी है। दोस्तों, मान लीजिए आपकी जो सप्लाई है वो एक्सेप्ट हुई है 1 अप्रैल 2023 को। तो दोस्तों, यदि आपका एग्रीमेंट है सप्लायर के साथ तो उस केस में जो पेमेंट टर्म्स एग्रीमेंट में मेंशन किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लेना है। जैसे कि 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है तो उस केस में जो ड्यू डेट हुई वो 30 अप्रैल 2023 हुई। और दोस्तों, यदि आपका एग्रीमेंट है लेकिन जो क्रेडिट पीरियड है वो 60 डेज़ मेंशन किया गया है तो आपको मैक्सिमम 45 डेज़ ही लेना है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि 45 डेज से ज़्यादा का जो पेमेंट टर्म्स है वो नहीं हो सकता है। तो इस केस में आपको 15 मई 2023 जो है ड्यू डेट लेनी है। लेकिन दोस्तों, यदि आपको कोई एग्रीमेंट ही नहीं है तो उस केस में आपको 15 डेज के अंदर ही पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे 15 अप्रैल 2023 ड्यू डेट लेनी है। तो दोस्तों, यदि आप ड्यू डेट तक पेमेंट कर देंगे तो कोई डिसअलाउंस नहीं होगी आपकी परचेज की, लेकिन यदि आप ड्यू डेट के बाद पेमेंट करेंगे तो उस केस में डिसअलाउंस की जाएगी। दोस्तों, चलिए इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आप सप्लायर ए से सप्लाई लेते हैं और एक्सेप्टेंस डेट 30 मार्च 2024 है। दोस्तों, 30 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है एज पर एग्रीमेंट, और आपके लिए जो ड्यू डेट है 28 अप्रैल 24 है पेमेंट करने के लिए। लेकिन आप 30 अप्रैल को पेमेंट करते हैं तो उस केस में आपको डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में मिलेगी पेमेंट बेस पे, क्योंकि आपने विद इन ड्यू डेट यहाँ पेमेंट नहीं की है। सप्लायर बी की जो एक्सेप्टेंस डेट है 25 मार्च है और यहाँ पे क्रेडिट पीरियड 60 डेज़ का है, लेकिन आप 45 डेज़ का ही क्रेडिट पीरियड लेंगे। तो ड्यू डेट हुई 8 मई 24, आप पेमेंट कर देते हैं 1 मई 24 को। तो विद इन ड्यू डेट आपने पेमेंट की है। तो इस प्रकार जो आपने परचेजेज यहाँ सप्लायर बी से ली है उसकी डिडक्शन एक्रूअल बेस पे क्लेम कर सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, यानी कि असेसमेंट ईयर 24-25 में। दोस्तों, सप्लायर सी के साथ आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है। 20 मार्च को सप्लाई की एक्सेप्टेंस डेट है, तो विद इन 15 डेज ड्यू डेट है, यानी कि 3 अप्रैल तक आपको पेमेंट करनी है। आप पेमेंट 4 अप्रैल को करते हैं तो ड्यू डेट के बाद आपने पेमेंट की है, तो इसलिए पेमेंट बेस पे डिडक्शन आपको मिलेगी फाइनेंशियल ईयर 24-25 यानी कि असेसमेंट ईयर 25-26 में। दोस्तों, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट केस है कि यदि एडवांस पेमेंट की जाती है तो उस केस में डिडक्शन कम मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे एडवांस पेमेंट की डेट 25 मार्च है, तो लेकिन सप्लाई 1 अप्रैल को आई है और ड्यू डेट इस प्रकार हुई 15 अप्रैल 24। लेकिन दोस्तों, आप इसकी डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ही क्लेम कर सकते हैं एक्रूअल बेस पे, क्योंकि यदि एडवांस पेमेंट कर दी जाती है एमएसएमई को तो आप पेमेंट बेस पे इसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट है दोस्तों। तो इस प्रकार आपको हर सप्लायर वाइज ये कैलकुलेशन करनी होगी अब कि आपका जो अमाउंट पेबल है एज ऑन 31 मार्च वो आपने कब पे किया है सप्लायर को, जो कि माइक्रो इंटरप्राइज है या फिर स्मॉल इंटरप्राइज है। दोस्तों, यदि आपने कोई फिक्स्ड एसेट परचेज किया है और अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे कैपिटलाइज किया है कि उसके लिए भी
यही प्रोविज़न एप्लीकेबल होगी? आंसर है नहीं दोस्तों, क्योंकि सेक्शन 43B उन एक्सपेंसेस के लिए एप्लीकेबल होता है जो कि आप अपने P&L में एज ए डिडक्शन क्लेम करते हैं। तो जो फिक्स्ड एसेट है वो तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटलाइज कर लेते हैं। इस प्रकार हमारे विचार में सेक्शन 43B फिक्स्ड एसेट के केस में, यानी कि वो एसेट जो कि आप कैपिटलाइज कर लेते हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि आप माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको इंटरेस्ट पे करना होता है, और जो इंटरेस्ट का रेट होगा वो होगा RBI ने जो बैंक रेट फिक्स किया है उसका 3 गुना आपको एज ए इंटरेस्ट पे करना होगा MSME को। दोस्तों यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है कि यदि आप डिलेड पेमेंट करते हैं माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइज को, तो उस पर जो इंटरेस्ट पेड है या फिर पेबल है वो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी इनकम टैक्स एक्ट में जब आप इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन करते हैं। इसके लिए भी MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत ही प्रोविज़न दी गई है। दोस्तों माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज के केस में आपको स्पेसिफिक डिस्क्लोजर देना होता है कि कितना अमाउंट आपका पेबल है, तो इसके लिए आपको ऑडिटेड एनुअल अकाउंट्स में डिस्क्लोजर देना है। तो चलिए दोस्तों चेक करते हैं कि आपको क्या क्या डिस्क्लोज करना होता है। दोस्तों इसके लिए MSME डेवलपमेंट एक्ट के अंतर्गत ही प्रोविज़न दी गई है कि आपको प्रिंसिपल अमाउंट को डिस्क्लोज करना है और इंटरेस्ट अमाउंट को ये सेपरेटली डिस्क्लोज करना है कि ईयर एंड पे कितना अमाउंट ड्यू है। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पे किया गया है along with the payment to the supplier beyond appointed date वो आपको डिस्क्लोज करनी है। इंटरेस्ट ड्यू एंड पेबल फॉर द पीरियड ऑफ डिले इन मेकिंग द पेमेंट विदाउट एडिंग द इंटरेस्ट स्पेसिफाइड इन द एक्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट accrued एंड रिमेनिंग अनपेड एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग ईयर। इसके अलावा दोस्तों फर्दर इंटरेस्ट जो है जो ड्यू है वो भी आपको यहाँ पे डिस्क्लोज करना होता है सक्सीडिंग ईयर्स का, ताकि आपकी डिसअलाउमेंस जो है इंटरेस्ट की जा सके। दोस्तों मैं रीकैप कर देता हूँ, यदि आप माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइज को टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, एक्रूअल बेसिस पे वो पेमेंट बेस पे ही डिडक्शन मिलेगी। तो आपको 31 मार्च को ये कैलकुलेशन बनानी है कि MSME का कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। यदि आप टाइमली पे कर देंगे तो उस केस में डिडक्शन मिलेगी, अगर नहीं पे करेंगे तो आपको कैलकुलेशन बनानी होगी कि कितना अमाउंट जो वो डिसअलाउ किया जाएगा इनकम टैक्स की कंप्यूटेशन में। इसके अलावा जो इंटरेस्ट पेड है या फिर पेबल है वो भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो उसकी भी कैलकुलेशन आपको सेपरेटली करनी होगी। और टैक्स ऑडिटर को इंश्योर करना है कि इसकी रिपोर्टिंग करे और जो बैलेंस शीट है या नोट्स टू अकाउंट्स है उसमें भी इसका डिस्क्लोजर दे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।